जय हिंद दोस्तों। जैसा कि तुम लोगों के साथ हमने एपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स के डिटेल्स शेयर कर दिए हैं, तो आज से ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस वाला जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें तुम्हारे साथ में बाकी यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा ही। आज से एक मेन टारगेट क्या रखूंगा, एपीएससी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने का। एपीएससी सीसीई के अलावा एपीएससी टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए या बाकी जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, जो भी अच्छे एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लेवल के, वहां पर भी एपीएससी क्वेश्चन पूछता है जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से। तो अगर हम एपीएससी के बाकी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी करें तो ऑब्वियसली एपीएससी प्रीलिम्स जो आएगा, जो मार्च में एक्सपेक्टेड है, उसमें वहां तुमको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो इस पीवाईक्यू एनालिसिस में बाकी एग्जामिनेशन के साथ साथ अलग से मैं तुम्हारे साथ एपीएससी एग्जामिनेशंस के भी पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। इसमें बाकी क्रैश कोर्स के जो डिटेल्स हैं, तो क्रैश कोर्स के डिटेल्स क्रैश कोर्स वाली वीडियो में जाओ, वहां मिल जाएंगे। गूगल फॉर्म भी है वहां पर, उस गूगल फॉर्म को फिल करो या इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट क्रैश कोर्स, अबाउट टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ सोशल रिफॉर्मर। एक सोशल रिफॉर्मर के बारे में, और एपीएससी का ही क्वेश्चन है ये, रिसेंटली एपीएससी ने पूछा है। आपको आगे एपीएससी सीसीई में हेल्प मिलेगा जो नेक्स्ट ईयर तुम दोगे मार्च में। तो पहला क्वेश्चन एक सोशल रिफॉर्मर के बारे में है। अब उनके बारे में यहाँ पे कुछ 4-5 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, और पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट इनमें से किस सोशल रिफॉर्मर के बारे में मेंशन्ड है। जैसे देखते हैं हम एक करके। पहला, who advocated intercaste marriage and widow remarriage, also eradication of child marriage and started बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, गृह मीन्स घर, मतलब कोई हाउस होगा, ऑफिस होगा। प्रतिबंध लगाना मतलब उस पर बैन लगाना, उसको डिस्करेज करने की कोशिश करना। बाल हत्या मतलब चाइल्ड को मारना। कैसे चाइल्ड को? जनरली यहां पे किस चाइल्ड को मारने की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है? फीमेल, गर्ल चाइल्ड, या फिर वैसा चाइल्ड जो कि किसी रेप विक्टिम ने जन्म दिया हो, किसी विडो ने जन्म दिया हो। तो ऐसे चाइल्ड को मारने से बचाने के लिए, उसकी हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक गृह बना था। इसी को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बुलाते हैं। And that scholar also established the first school for girls in 1848। इनमें से वो कौन है? तो इनमें से जो कौन है, आंसर तो मैं तुमको बता दूंगा कि यहां जो सावित्रीबाई फुले हैं, अ वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया, उनके बारे में ये दिया गया है। बट हमको सावित्रीबाई फुले जी के बारे में थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन मालूम करना है इन सब के अलावा। जैसे फॉर द टाइम बीइंग इस स्टेटमेंट को ही देखें, इस क्वेश्चन को देखें, तो सावित्रीबाई फुले जी का रोल है क्या? विडो रीमैरिज के लिए, या फिर कास्ट, जो इंटरकास्ट मैरिजेज होते थे, उसको प्रमोट करने के लिए। कहानी कैसे शुरू होती है इनकी, सावित्रीबाई फुले जी की? तो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ वो माली कम्युनिटी में, जो कि महाराष्ट्रियन सोसाइटी में तभी डिप्रेस्ड क्लासेस में या अनटचेबल कैटेगरी में, लोअर कास्ट कैटेगरी में आते थे। तो इस सोसाइटी में, इनके कास्ट ग्रुप में एडुकेशन कम था, इवन चाइल्ड मैरिज भी बड़ा प्रेवलेंट था। सावित्रीबाई फुले जी की भी मैरिज काफी कम एज में हो गई थी, चाइल्ड मैरिज हुई थी इनकी भी, लेकिन इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट ही आगे जाके सोशल रिफॉर्म की लड़ाई लड़ी। इनकी भी चाइल्ड मैरिज हुई थी विद अ वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव या ज्योतिबा फुले। इनके बारे में भी हम देखेंगे कभी, ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, इनकी और सावित्रीबाई फुले, इनकी चाइल्ड मैरिज हुई, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों सोशल रिफॉर्म के रास्ते पर थे। दोनों को एडुकेशन की वैल्यू थी। ज्योतिराव फुले ने खुद अपने खर्चे पर अपनी वाइफ की शिक्षा दीक्षा करवाई। एंड लेटर सी बिकेम द फर्स्ट, अगर हम बात करें तो सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टीचर एज वेल। ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर, इवन हेड मिस्ट्रेस तक बनी है। तो इतने अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई कर रही थे, काफी रिस्ट्रिक्शंस आते थे, बट सी वॉज वेरी फर्म। ज्योतिराव फुले जी वॉज फर्म, एंड दैट्स वाई सी कंप्लीटेड हर एडुकेशन, एंड पहली फीमेल टीचर बनती है, पहली फीमेल इंडियन टीचर बनती है, हेड मिस्ट्रेस भी बनी स्कूल की। फिर उसके बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर, ज्योतिराव फुले, या जिनको हम ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं,
अ वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर। इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म जैसे गर्ल्स एडुकेशन, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का अपलिफ्टमेंट, विडोज का अपलिफ्टमेंट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट अपना वर्क करना, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, अनटचेबल्स कैटेगरी के लोग हैं, उनके बीच में एडुकेशन प्रमोट करवाना, उनके बीच क्लीनलीनेस प्रैक्टिसेस प्रमोट करवाना, इन सारी चीजों में इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देन नेक्स्ट क्या, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स भी एस्टेब्लिश करने का कंट्रीब्यूशन इनको जाता है पुणे में। पुणे में एक जगह है भिडेवाड़ा पुणे, यही भिडेवाड़ा पुणे महाराष्ट्र में अराउंड 1848 इसके कुछ सालों के बाद तुम 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते हो, तो ऐसे भी ध्यान रखना इस टाइम में जब एक तरफ रिवॉल्ट के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था 1857 का विद्रोह के लिए, उस टाइम में सावित्रीबाई फुले और उनके हस्बैंड एक तरफ सोशल रिफॉर्म की भी बात कर रहे थे, दोनों पैरेलल चल रहा है। 1858 में फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर यहां पर पुणे में स्टार्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या हम इनके बारे में याद रखेंगे सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, तो सावित्रीबाई फुले जी और उनके हस्बैंड उन दोनों ने मिलकर क्या एस्टेब्लिश किया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, यही टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बाल हत्या प्रतिबंधक मतलब बाल बच्चे की हत्या को रोकने के लिए गृह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, यही तो इन्फेंटिसाइड को रोकना होता है। बड़ा फेमस है और भी कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है ये वाला पॉइंट, याद रखना, एपीएससी ने भी फिर पूछा। ये जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह है ना सिर्फ ये उन बच्चों को बचाता था जो रेप विक्टिम के होते थे या विडोज के होते थे, इवन कई सती जिन औरतों को सती के लिए ले जाया जाता था उनको भी किसी तरह प्रोटेक्ट करके यहां पर उनको भी शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में कई ऐसी छोटी बच्चियां जो काफी कम उम्र में अगर उनको सती के लिए जबरदस्ती ले जाया गया या विडोज को ले जाया जा रहा है तो ये ट्राई करते थे उनको भी बचाने का और उनको इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में शेल्टर प्रोवाइड करने का। उनसे अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस बच्चे को भी शेल्टर मिलेगा, उसको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह का उद्देश्य था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और याद रख लो, सत्य शोधक समाज, इसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे सत्य शोधक समाज के बारे में, क्योंकि सत्य शोधक समाज ये मेन आइडिया ज्योतिबा फुले का, यही इन्हीं के हस्बैंड जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे थे बट मेन ज्योतिबा फुले ज्योतिराव फुले से एसोसिएटेड है। सोशल इक्विटी सोशल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, सोशल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लोगों को उनका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस देना, इनका एक मेन पर्पस था सत्यशोधक समाज का। कई क्वेश्चन इनसे बनते हैं सत्यशोधक समाज से। सत्यशोधक समाज एक सत्यशोधक मैरिज भी करवाता था, जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स मतलब वो रिचुअल्स जो अपर कास्ट हिंदूज फॉलो करते थे उन रिचुअल्स को रिजेक्ट करके नए रिचुअल्स के आधार पर डिप्रेस क्लासेस के लोगों का, लोअर कास्ट के लोगों का, अनटचेबल्स के बीच मैरिज को प्रमोट करता था। वी विल स्टडी सत्यशोधक समाज इन डिटेल। इतना अभी आपको सावित्रीबाई फुले जी के बारे में याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन था, हमें सावित्रीबाई फुले जी के बारे में मालूम पड़ा। आओ नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अभी सावित्रीबाई फुले जी के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे तीन और नाम है, कादम्बिनी गांगुली, उषा मेहता, रमाबाई रानाडे। तो आई विल डिस्कस अबाउट देम इन नेक्स्ट सेशन, बट अभी फिलहाल के लिए तुम्हें भी एक टास्क देता हूं कि तुम इनके बारे में भी थोड़ी इंक्वायरी करो। गूगल पे जाके भगवान मिल जाते हैं तो गूगल पे जाके आंसर्स भी तो मिलेंगे। कादम्बिनी गांगुली, इनका रोल चलो एक हिंट दे देता हूं, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के फर्स्ट 20 ईयर्स में ही इनका रिलेशन है कांग्रेस के साथ, आगे भी रहेगा बट फर्स्ट 20 ईयर्स में स्पेशली। उषा मेहता क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रमाबाई रानाडे, ये भी एक फेमस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इनका एक रोल आता है फीमेल लीडर्स के तरफ से। थोड़ा इन हिंट पे ध्यान दो और मालूम करो, देन आई विल एक्सप्लेन लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। तुम सबने कई बार पढ़ा है, कई बार देखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस। अगेन एपीएससी का क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या है। इट वाज फाउंडेड बाय मैडम बेलवात्स्की एंड एचएस एल्कॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, हम देखेंगे कौन सा करेक्ट है। सेकंड, द सोसाइटी एडवोकेटेड द रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग एंशिएंट रिलीजन्स सच एज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जोरोस्ट्रियनिज्म। ओके, द परमानेंट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी इज इन मुंबई। And the fourth statement, Annie Besant was a prominent member of the society.
तो बाकी के ये 3 स्टेटमेंट का अगर आइडिया नहीं हो, फिर भी एनी बेसेंट का नाम तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल हमें होम रूल मूवमेंट जो 1916 के अराउंड हम देखते हैं वहां पर डिस्कस किया जाता है। ये आई थी इंडिया में एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट कराने के लिए नहीं, ये आई थी इंडिया में यही थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर बन के, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इनसे रिलेटेड हो जाता है। इट मींस स्टेटमेंट 4 तो करेक्ट है ही, तो हमारा आंसर बी तो नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो चुका। अब ए, सी और डी में से हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलिए अब बाकी के बारे में जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एक फिलॉसफी, थियोसॉफी नाम की एक फिलॉसफी से रिलेटेड है। व्हाट इज दिस फिलॉसफी? थियोसॉफी की जो फिलॉसफी है वो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, हिंदुइज्म में उपनिषद जिसको कहा जाता है कि हिंदू फिलॉसफी का, सनातन धर्म के फिलॉसफी का सोर्स है, उससे रिलेटेड है। कई चीजें वहां से ली गई हैं, कई चीजें थियोसॉफी में बुद्धिज्म से ली गई हैं। इसके अलावा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म के अलावा बाकी वर्ल्ड में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो चीजें मिलती थी, फिलोसॉफिकल चीजें, वैसी फिलोसॉफिकल चीजें जो समाज को बांटने का नहीं, समाज को जोड़ने का काम करे, वैसी फिलोसॉफिकल चीजें जो कि ज्ञान कांड की बात करें। ज्ञान कांड की बात मतलब ज्यादा इंफेसिस किसके तरफ? मोर एम्फेसिस ओवर नॉलेज एंड लेस ओवर, कम एम्फेसिस ओवर रिचुअल्स। इसलिए मैंने हिंदुइज्म में यहां पे उपनिषद साथ में लिख दिया है, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया। यहाँ पे किसी रिचुअल की बात नहीं है, ज्ञान की बात है, वे ऑफ लाइफ की बात है। बुद्धिज्म में तो बुद्ध ने कोई रिचुअल खुद से नहीं सजेस्ट किया था। इसी तरह रिचुअल पे नहीं, ज्यादा ज्ञान के ऊपर बात की जाती है। तो हमारी थियोसॉफी इन सब फिलॉसफी से कहीं ना कहीं रिलेटेड, जिसका एक अगर एक लाइन में डिफाइन करने की बात आए तो तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि थियोसॉफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि ऑल रिलीजन्स मतलब इक्वालिटी की बात कर रहा है। वैसे भी कोई भी फिलॉसफी है, अगर वो फिलॉसफी अच्छी है, सही है, तो वो हर रिलीजन को बराबर मानेगी, डिफरेंसेस नहीं। ऑल रिलीजन शेयर ए कॉमन विजडम, हर रिलीजन एक कॉमन विजडम शेयर करता है। तो जब हर रिलीजन एक कॉमन विजडम शेयर कर रहा है, इट मीन्स ये सोसाइटी में कॉमन ब्रदरहुड को, पीस को, हार्मनी को प्रमोट करने वाला होगा। एंड सच काइंड ऑफ फिलॉसफी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, नॉट ओनली एट दैट टाइम, सिर्फ उस टाइम में नहीं, अभी भी ये फिलॉसफी काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए हम स्वामी विवेकानंद की भी बात करते हैं, एनी बेसेंट की भी यहाँ बात कर रहे हैं। अभी भी सत्यमेव जयते या वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए ग्रेट फिलॉसफी है। चलिए, तो हम थोड़ा बेसिक्स तो जान लिया हमने थियोसॉफी का। अगर हम सोसाइटी की बात करें कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडेशन कहाँ होता है, तो 1875 में, जस्ट अ मिनट, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडेशन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया जाता है। कौन है इसके फाउंडर करने वाले? तो मेन जो पर्सन है इस फाउंडेशन के पीछे, और लेडी मैडम ब्लेवात्स्की, रसिया से बिलोंग करती थी। मैडम ब्लेवात्स्की न्यूयॉर्क में आकर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड करती हैं। मैडम ब्लेवात्स्की के साथ कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ये भी प्रेजेंट थे। और एक और नाम आज से याद रखो, कौन सा नाम? दिस वन, विलियम क्वान जज। 3 नेम मैंने तुमको बताए, ब्लेवात्स्की ये मेन है, सी इज लेडी, देन ऑलकॉट ही इज मेल, एंड विलियम क्वान जज अनदर मेल। इनका नाम भी आज से याद रखना, क्योंकि आगे जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में डिवीजन होगा तो एक ग्रुप इनको डेडिकेटेड है। ठीक है, इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में 1875 में फाउंड होती है, विद द फिलॉसफी की हर रिलीजन एक है और ब्रदरहुड, हार्मनी को प्रमोट करने की बात करेगी थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट, अब और हमें क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करना है कि आगे जाकर थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे एक फेमस लेडी जुड़ती है जिनका नाम है एनी बेसेंट, और उनको इंडिया भेजा जाता है। एनी बेसेंट और जो हमारी मैडम ब्लेवात्स्की है, ये लोग काफी क्लोज थे,
ऑलकॉट भी काफी क्लोज थे। और अब थियोसॉफिकल सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। एक पार्ट रहेगा विलियम क्वान जज का, जिसका हेड ऑफिस अभी कैलिफोर्निया में है, और दूसरा पार्ट जिससे एनी बेसेंट रिलेटेड है, जिससे मैडम बेलवात्स्की रिलेटेड है, जिससे ऑलकॉट भी रिलेटेड है, उसका हेडक्वार्टर बनेगा एनी बेसेंट, उसकी प्रेसिडेंट बनेंगी एनी बेसेंट, और हेडक्वार्टर शिफ्ट होगा इनका कहां पर, अडयार, मद्रास, प्रेजेंट है चेन्नई, तमिलनाडु, यहां पर। और दूसरा एक हेडक्वार्टर विलियम क्वान जज के लीडरशिप में, अनदर ऑफिस कैलिफोर्निया। हालांकि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा पॉपुलर है, मोर पॉपुलर, क्योंकि इससे खुद मैडम बेलवात्स्की भी जुड़ी थी। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में इतना जानकर। क्वान वाला पॉइंट भी याद रखना। अब हम आंसर ढूंढ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, इट वाज फाउंडेड बाय मैडम बेलवात्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही है भाई, न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है और यहीं पर 1875 के अराउंड इसका फाउंडेशन हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सोसाइटी एडवोकेटेड द रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंशिएंट रिलीजन सच एज हिंदुइज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, बुद्धिज्म। तो इसको इस तरह से देखो कि अगर कोई सोसाइटी इन फिलॉसफी से सीख कर बनी है तो ऑब्वियसली ये इनके रिवाइवल की बात करेगी, इनके स्ट्रेंथनिंग की बात करेगी, उसको वीक करने का तो नहीं बात करेगी ना, कि ये सारे रिलीजन खत्म हो जाने चाहिए, कोई नया रिलीजन आएगा, धर्म युद्ध की बात करेंगे, रिलीजियस वॉर की बात करेंगे, वैसा तो नहीं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। थर्ड, द परमानेंट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी इज इन मुंबई। नहीं, मुंबई में ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर अडयार, चेन्नई में है। एक और ऑफिस है जो कि कैलिफोर्निया में है, बट दिस वन इज मोर पॉपुलर। सो हेडक्वार्टर इज एट अडयार, चेन्नई। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फोर्थ, एनी बेसेंट वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर, ये हमने पहले ही चेक कर लिया है कि यस दिस इज करेक्ट। एनी बेसेंट ही इसकी प्रेसिडेंट बनकर आती है। अगर कभी पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो ऑलकॉट थे, याद रखना। ये जो ऑलकॉट फाउंडिंग में से, फाउंडर मेंबर्स में से एक, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। ऐसे करके करना है PYQs को, ताकि अगले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में हेल्प मिले हमें। कम टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट पर, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर के बारे में है, एक सोशल रिफॉर्मर हु बिलोंग टू इस्लामिक मुस्लिम सोसाइटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एक कीवर्ड मुझे क्या दिख रहा है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इस कीवर्ड से मैं अपना आंसर ढूंढ सकता हूं, ये सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान पढ़ते हैं, ही वॉज लॉर्डेड फॉर प्रोपेगेटिंग मॉडर्न एडुकेशन। मतलब ये जो थे सोशल रिफॉर्मर, ये मॉडर्न एडुकेशन प्रमोट कर रहे हैं किसके बीच, अमंग मुस्लिम पॉपुलेशन। एंड फॉर एडवोकेटिंग सेवरल अदर रिफॉर्म्स फॉर द कम्युनिटी, एंड सो ही फाउंडेड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 इन अलीगढ़। आगे जाकर यही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होगा। आगे जाकर इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के निकलने वाले लोग जो सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, वो अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाएंगे। अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो सर सैयद अहमद खान एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। सोशल रिफॉर्मर जिनका बिलीव था किस पर, मॉडर्न आइडियाज पर। कहते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट जब फेल हुआ, 1857 का रिवॉल्ट फिर से आ गया, तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के साथ ही मुगल डायनेस्टी परमानेंटली खत्म हो गई थी ऑफिशियली। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, है ना, लास्ट मुगल एम्पायर। सर सैयद अहमद खान ने एक बुक भी लिखी है जिसमें वो 1857 के रिवॉल्ट के रीजंस गिना रहे हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना, ब्रिटिश को, कि भैया ब्रिटिश तुम्हारे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के वजह से मुगलों को, बहादुर शाह जफर को रिवॉल्ट करना पड़ा। तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 के रिवॉल्ट का रिस्पॉन्सिबल किसको माना, ब्रिटिश को।
चलिए, फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम सोसाइटी को समझाया कि अगर आपको भी हिंदूज की तरह इक्वल राइट्स चाहिए, क्योंकि 1857 के बाद हमने क्या देखा कि इंडिया में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश अब बोल रहे थे कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस देंगे इंडिया में। तो कई हिंदू जो पढ़े लिखे थे अपर कास्ट हिंदूज, वो धीरे धीरे हिस्सा बनने लगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सर सैयद अहमद खान ने इस्लामिक सोसाइटी या मुस्लिम पीपल जो थे उनको समझाया कि अगर आपको भी हिंदूज के बराबर इक्वल राइट्स चाहिए तो पहले आप अपने अंदर रिफॉर्म लेकर आओ। अपने अंदर रिफॉर्म कैसे लाओगे? तो तुम्हें भी मॉडर्न लाइंस पे इंग्लिश सीखते हुए मॉडर्न न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशन एक्वायर करना पड़ेगा। देन यू वुड बिकम एलिजिबल फॉर टू बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश या मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी पर्पस के साथ उन्होंने ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टैब्लिश किया था। तभी के ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट से लड़ते हुए मुस्लिम सोसाइटी में एजुकेशन प्रमोट करने का काम किया। शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी प्रमोट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर खुद सर सैयद अहमद खान को ये बिलीफ होता है कि इंडिया में एक साथ हिंदूज और मुस्लिम नहीं रह सकते, एंड दैट्स वाई ये भी माना जाता है कि सर सैयद अहमद खान वाज अमंग द वेरी फर्स्ट पीपल, द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने किसकी एडवोकेसी की? टू नेशन थ्योरी की। आगे जाकर ये भी होता, अनफॉर्चुनेटली ये भी एक इंसिडेंस है सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड। सर सैयद अहमद खान इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको नाइटहुड दे रखा था। सर, दिस इज अ टाइटल, सर सैयद अहमद खान। बाकी अब इनके अलावा बाकी लोग जो यहाँ मेंशन्ड है, ये टू नेशन थ्योरी भी इनसे रिलेटेड है, आगे जाकर हुई। सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर्स जब क्लोज हो रहे थे तब बाकी जो पर्सन है, जैसे अगर हम अली असगर गहरवी की बात करें तो अली असगर गहरवी जो हैं ये अभी ईरान से रिलेटेड है, ईरानियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप इसको बुला सकते हो। इनको रिफॉर्म्स की बात करते हैं ये। सैयद तनवीर हाशमी की बात करें तो ये तो इंडियन ही है, इनका सूफीजम से भी लेना देना है। प्रेजेंट में जिंदा है, इंडियन, प्रेजेंट डे इंडिया। प्रेजेंट डे इंडिया में सर सैयद हाशमी साहब कर्नाटक वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, बीजापुर कर्नाटक वाले रीजन से, सूफीजम से। और एक नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान के बारे में तो हम अलग से पूरा पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। खान अब्दुल गफ्फार खान भी इनको इज्जत से बुलाया जाता है। द फर्स्ट नॉन इंडियन हु वाज अवार्डेड भारत रत्न, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, इन्हीं को बुलाया गया था ना, फ्रंटियर गांधी, एक गांधीयन पर्सन। कौन से फ्रंटियर रीजन का? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। इन्होंने ये वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? खुदाई खिदमतगार, या जिनको हम रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बुलाते हैं। अ ट्रूली गांधीयन पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इनको भी पाकिस्तान की जेलों में ही अपना आगे का लाइफ बिताना पड़ा। दिल्ली में इनको डेडिकेटेड एक मार्केट भी है, गफ्फार मार्केट, उसका रिलेशन भी इनसे ड्रॉ किया जाता है। एंड इनको भारत रत्न भी डेथ के बाद दिया गया भारत सरकार की तरफ से, अब्दुल गफ्फार खान साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और पढ़ेंगे हम लोग अब्दुल गफ्फार खान के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे। ये एंशिएंट मिडाइवल पार्ट से रिलेटेड कि भाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री द वर्ड मुजरी, मुजरीज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो वर्ड मुजरी है ये किससे रिलेटेड है? हड़प्पन क्वाइन से? नहीं, हड़प्पन क्वाइन से रिलेटेड नहीं। ऐसा एक तो पहली बात क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में क्वाइन ही नहीं चलता था। यहाँ पे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में सील्स देखा था, और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्वाइन नहीं थे। हड़प्पन सील्स के बारे में एक अलग चैप्टर है, वी विल डिस्कस, पहले भी डिस्कस किया है। एंड्रेटा पॉटरी, एंड्रेटा पॉटरी ये एक अच्छा टर्म है, एंड्रेटा पॉटरी याद रखना। एंड्रेटा पॉटरी इज रिलेटेड टू प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश। प्रेजेंट डे पॉटरी के बेस्ट एग्जांपल्स आपको एंड्रेटा रीजन हिमाचल प्रदेश से मिलेंगे, एंड्रेटा पॉटरी नाम से, हिमाचल प्रदेश से। गुरचरण सिंह करके नाम है, मिस्टर गुरचरण सिंह, हु इज बिहाइंड दिस एंड्रेटा पॉटरी। काफी बढ़िया फाइन स्किल्स, पॉटरी स्किल्स यहाँ पे दिखी जाती है। इंटरनेट पे इमेजेस देख सकते हो तुम एंड्रेटा पॉटरी के, हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड, याद रखना।
बुद्धिस्ट पेंटिंग, ऐसा कोई बुद्धिस्ट पेंटिंग का नाम मुजरी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी हमारा नहीं, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ भी लिया है। बुद्धिस्ट पेंटिंग मुजरी से रिलेटेड है भी नहीं। आंसर क्या बचा? पोर्ट सिटी। जी बिल्कुल। अगर हम मुजरी की बात करें तो मुजरी, ये तो मालूम पड़ गया कि मुजरी पोर्ट सिटीज हैं। पोर्ट सिटीज को या पोर्ट्स को मुजरी बुलाया जाता था एंशिएंट इंडिया वाले टर्म्स में। स्पेशली कहां पर? केरला में। इंडिया, केरला। इवन केरला गवर्नमेंट अभी मुजरी हेरिटेज प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। मुजरी हेरिटेज प्रोजेक्ट रिवाइव करने के लिए। संगम लिटरेचर में भी मुजरीज के बारे में मेंशन्ड है। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। मुजरी के बारे में हो गया हमारा काम, ठीक है, लिख लेना इसको पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन, इन मिडाइवल इंडिया द टर्म फनम वाज रेफर्ड टू एज। पता है ये जो अभी क्वेश्चन है रिसेंटली ये एपीएससी ने पूछा है, अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए 2024 में, ठीक है। और इससे पहले फनम वाला ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था अपने प्रीलिम्स 2024 में, और बाद में देखो यहाँ पूछ लिया गया। तो पीवाईक्यू बड़ा काम आता है, अगले बार तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सीसीई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से इन पीवाईक्यूज को। तो अगर तुमने यूपीएससी प्री का भी डिस्कशन देखा हो तो ये क्वेश्चन मालूम होगा, फनम या फन्ना। तो ये फनम या फन्ना क्या है? क्वाइंस। क्वाइंस, क्वाइंस को बोला जाता है। जनरली ये वाले क्वाइंस मिडाइवल पीरियड में यूज हो रहे थे, एंशिएंट पीरियड में भी होंगे, एंशिएंट मिडाइवल पीरियड में। इंडिया के सदर्न पार्ट में, डेक्कन पार्ट में, मतलब चोल रूलर भी यूज कर रहे हैं, चालुक्य भी यूज कर रहे हैं, इवन मराठास ने भी यूज किया था, इवन ऑल्सो यूज्ड बाय ब्रिटिश, थोड़ा ब्रिटिश ने भी यूज किया इस फनम क्वाइन को। किसके बने होते थे ये फनम क्वाइंस? तो मोस्टली गोल्ड के मिलते थे, बट गोल्ड के अलावा कॉपर एंड बाकी मटेरियल्स के भी, बाकी मेटल्स के भी फनम क्वाइंस। इसके मेंशन हमको फ्रेंच सोर्सेस में भी मिलते हैं, क्योंकि फ्रेंच भी, उन्होंने भी एक अच्छा खासा टाइम इंडिया में स्पेंड किया। तो फ्रेंच सोर्सेस में, ब्रिटिश सोर्सेस में, रोमन सोर्सेस में, जहां जहां पर भी ट्रेड होता था, चाहे वो चोल का हो, चालुक्य का हो, या मराठा का हो, या फिर ब्रिटिश और फ्रेंच का हो, हमें वहां पे फनम क्वाइंस के बारे में मेंशन मिलता है। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट फनम। फना भी बुला सकते हैं उर्दू में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना था पीवाईक्यू एनालिसिस में। एपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट सेशन में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एपीएससी के, यूपीएससी के, या बाकी स्टेट पीसीएस के, ठीक है। सो कीप लर्निंग। अगले एपीएससी एग्जामिनेशन को सिक्योर करना है अपना सिलेक्शन। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। जय हिंद।